बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्यूएम की असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसमें फाइनेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। सुहेल इज रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम फास्ट बैंक लिमिटेड एट 14% कंपाउंड सेमी एनुअली। ओके। और स्लो बैंक लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम वेयर बाय इंटरेस्ट वुड बी कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। SBL यानी कि स्लो बैंक लिमिटेड offered a minimum interest rate of 13.6% to motivate Suhail to shift his investment from FBL to SBL। तो सवाल ये है कि क्या 13.6 जो है ये सुहेल को कन्विंस कर पाएगा कि वो FBL से SBL में अपने जो पैसे हैं वो मूव कर ले। देखिए, सुहेल साहब इस वक्त एक इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर की कोशिश ये होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो सुहेल साहब जो हैं बैंक FBL से SBL में तब आएंगे जब उनको SBL का रेट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हमारे पास दो रेट्स हैं, इन दोनों रेट्स के इक्विवेलेंट रेट्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या FBL से SBL में वो आएगा कि नहीं आएगा। एक रेट है जनाब 14% और ये है जी कंपाउंड सेमी एनुअली। और इसको अगर हम इसका इफेक्टिव रेट निकालें तो फार्मूला होता है जी रेट इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 प्लस रेट नॉमिनल डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n माइनस 1। तो इस वक्त है जी 14% 0.14 और कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली है तो n2 होगा रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो इसका जो इफेक्टिव रेट बनेगा डेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाय 2 राइट एरो ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 14.49। तो एक्चुअली जो FBL जो रेट दे रहा है वो 14.49% दे रहा है। SBL की बात करते हैं, उन्होंने कहा जी SBL ने 13.16% कंपाउंड सेमी एनुअली कंपाउंड क्वार्टरली ऑफर कर दिया है रेट। तो अब अगर हम SBL की कैलकुलेशन करें तो SBL की कैलकुलेशन होगी, इसका इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट यानी कि 0.1316 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो SBL का रेट है ये बेहतर है या नहीं। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेट फाइंड आउट करेंगे और अगर इसका इक्विवेलेंट रेट जो है वो बेहतर हुआ एज कंपेयर टू FBL तो फिर हम कहेंगे कि यस FBL से SBL में शिफ्ट हो सकता है जी। तो ये आंसर आ रही 13.82। तो ये 13.16% कंपाउंड क्वार्टरली जो है वो 13.82% कंपाउंड ये जो है ना इसका इफेक्टिव रेट निकलता है। इसका मतलब ये है कि वो FBL के पास ही रहेगा क्योंकि SBL जो है वो उसको इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट कि मिस्टर सुहेल जो है वो FBL से निकलकर SBL में आएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। सलीम इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ स्कीम whereby he would be required to invest rupees 160,000 annually। गौर से देख लीजिएगा, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर फॉर 5 years। इसका मतलब ये है कि ये एक एनुइटी है क्योंकि आप बार बार पेमेंट कर रहे हैं, एनुअली पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल आर जो है ये 160,000 है और एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। तो इसका मतलब है कि ये एनुइटी ड्यू है, टाइम जो है वो 5 years है, इंटरेस्ट रेट जो है 14% है और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली लिखा हुआ है। ही वुड रिसीव रुपीज दिस एट द एंड ऑफ द 5th year। तो उसने कहा है कि ये बात बताएं कि वो 5वें साल के एंड पे क्या इतने पैसे रिसीव करेगा या नहीं करेगा। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। तो हम इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज लाइक दिस। और क्योंकि ये एनुइटी ड्यू है तो 1 प्लस आर भी करना होगा। तो अगर हम कहते हैं जी R इज 160,000, 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 1.14। तो देख लेते हैं कि इसका कितना आंसर आता है जी। तो हम लोग फ्रैक्शन से शुरू करते हैं। 160,000 ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट 1 प्लस 0.14 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 5 राइट एरो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डाउन एरो 0.14 राइट एरो, ये ब्रैकेट क्लोज करनी थी हमने 1 से पहले ये वाली। ठीक होगा जी, वापस आते हैं।
शायद मिस हो गया एंट्री करते हुए, इनटू 1.14, जो हम इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर अमाउंट बनेगी 1205683। तो ये बनती है 1205683, तो उसको तो 1205683 मिलने थे, इसने लिखा हुआ 1057617, तो ये बात गलत है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है जी, टू डैश द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड डैश। अच्छा, अब जो नया सॉफ्टवेयर आईकैप ने लिया है, जो आईकैप का भी जो करंट सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आई एम श्योर के ड्रॉप डाउन्स होंगे, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो वहां से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। देखिए, टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, ये है करेक्ट आंसर। ऐसे भी हो सकता है टू डिक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड अपवर्ड, ये लिखा हो इंक्रीज के साथ डाउनवर्ड तो भी ठीक है, डिक्रीज के साथ अपवर्ड लिखा हो तो भी ठीक है। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन दी गई हो तो वो ठीक नहीं होगी। सवाल देखते हैं जी, टॉम एंड जेरी बोथ इन्वेस्टेड सेम अमाउंट फॉर 8 years। सेम अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, टाइम भी 8 years ही है, यानी कि टॉम ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उतनी ही जेरी ने भी इन्वेस्ट की है। इफ टॉम्स रेट ऑफ रिटर्न इज 9% एंड द जेरीज रेट ऑफ रिटर्न इज 10% compound annually, then find how much more Jerry will have after 8 years than Tom। Let's suppose कि जो इन दोनों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो है जनाब X, टॉम ने भी और जेरी ने भी दोनों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब वो ये पूछ रहा है, गौर से सुनिएगा, कि फाइंड हाउ मच मोर जेरी विल हैव आफ्टर 8 years देन टॉम, यानी कि जेरी की फ्यूचर वैल्यू में से, फ्यूचर वैल्यू ऑफ जेरी, उसने पूछा ना कि हाउ मच मोर जेरी विल हैव आफ्टर 8 years देन टॉम, यानी कि जेरी के पास टॉम से कितने ज्यादा होंगे, तो हम जेरी के पैसे लेंगे, जेरी की फेयर वैल्यू माइनस टॉम की फेयर वैल्यू, तो हमारे पास वो आंसर आएगा जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है जी, अच्छा लेट्स सपोज फेयर वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू, जेरी की फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। हमने कहा है कि जेरी ने एक्स पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और ये क्योंकि कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो कंपाउंड के क्वेश्चन में क्या होता है जी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस, अब जरा गौर से देखिएगा, जेरी को 10% रेट मिल रहा है तो 0.1, और जेरी को जो टाइम मिल रहा है वो दोनों का सेम है, 8 years है, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस जो टॉम को रेट मिल रहा है डेट इज 0.09 यानी कि 9%, और टॉम को जो टाइम मिल रहा है वो 8 ही है, तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द आंसर। ठीक है जी, तो अब अगर आप गौर से देखें तो हम लोग यहां से इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, और इस फैक्टर को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 प्लस 0.09 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू, और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो हम सिंपल यहां से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाई 1.1 यानी कि 10% रेज़ टू पावर 8 राइट एरो माइनस 1 प्लस 0.09 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू पावर 8 दैट इज इक्वल टू 0.151026। ठीक है जी, तो जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डेट इज 0.1510 x, जो हमारा आंसर है दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो अच्छा, अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन में उसने कहा है कि हाउ मच मोर जेरी विल हैव आफ्टर 8 years देन टॉम। अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बात करें तो जेरी के पास टॉम से 0.1510 ज्यादा है। ठीक है जी, 0.1510x। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ऑप्शंस के अंदर लिखा हुआ है 5.7, 7.6, 15.1 और 6.7। मेरा ये मानना है कि ये ऑप्शंस गलत बनी हुई है, इन ऑप्शंस के साथ होना चाहिए 5.7x, 5.7% x, 7.6% x, 6.7% x एंड 15.10% x। ठीक है जी, ये x इसके साथ जरूर होना चाहिए,
फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि जेरी के पास टॉम से कितने ज़्यादा पैसे हैं। तो करेक्ट आंसर 15.10x है, 15.10% x या 0.1510x है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.65 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2.12। आपको अगर वो सवाल आता है तो आप ये भी सवाल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको अब वो सवाल तंग नहीं करेगा। इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मीना हैज इन्वेस्टेड 700,000 इन एन इन्वेस्टिंग स्कीम। 7 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन रिटर्न शी वुड रिसीव 74,587 सेमी एनुअली इन एरियर्स। इसका ये मतलब हुआ कि वो पैसे इन्वेस्ट कर देंगी और उसके पास 74,587 रुपए उनको हर हाफ ईयर के बाद एडवांस में मिला करेंगे और मिलते रहेंगे फॉर 6 ईयर्स। इसका मतलब है कि दिस इज एन एन्युटी, ठीक है जी। और एरियर्स का मतलब ये है कि उन्हें नॉर्मली जैसे कि पीरियड के एंड पे मिला करेंगे, ठीक है जी, फॉर 6 ईयर्स। तो ये एन्युटी ऑर्डिनरी हो जाएगी। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 700,000 की, आपको जो पीरियोडिक पेमेंट मिल रही है डेट इज 74,587 और टाइम जो है वो 6 ईयर्स है। शी वुड नॉट रिसीव एनी अमाउंट आफ्टरवर्ड, ठीक है, उसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे। फाइंड द नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस स्कीम। सबसे पहले तो हम नॉमिनल रेट फाइंड आउट करेंगे। रेट क्या है, क्योंकि आपको पेमेंट सेमी एनुअली मिल रही है, हमें पता है कि जो पेमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है वही आपके रेट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो रेट है ये भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली ही होगा। इस रूल को याद रखिएगा कि जब हम फार्मूला में एन्युटी के फार्मूला में वैल्यूज एंटर करते हैं तो जो हमारी पेमेंट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है जी। सो पेमेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि n जो है डेट विल बी इक्वल टू 2। अब हमारे पास सारी चीजें हैं। हम सबसे पहले r फाइंड आउट करते हैं। डेट r विल बी आवर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R रेज़ टू पावर माइनस t डिवाइडेड बाय R। कैपिटल R इज 74,587 इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट इज अननोन डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस रेज़ टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमें करना होगा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय x, क्योंकि हमारी ये वैल्यू अननोन है। तो ये हमें करना होगा x बाय 2, यहाँ पे भी करना होगा। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं जनाब। सारी मैं कर चुका हूँ। शिफ्ट सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू 0.0800, यानी कि जो रेट है डेट इज 8%। और ये जो कंपाउंडिंग होगी इसकी ये कितनी होगी जनाब, कंपाउंडिंग है जी सेमी एनुअली। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि जो इसका नॉमिनल रेट है वो कंपाउंड सेमी एनुअली है। अब हमने सिर्फ इसका इफेक्टिव रेट निकालना है। तो इफेक्टिव रेट का फार्मूला होता है जी 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर n माइनस 1। 1 प्लस नॉमिनल रेट है जनाब हमारे पास 0.08, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअली डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। सो द आंसर विल बी 8.16%। 8.16%। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा जी ऑप्शन ए, 8% एंड 8.16%। ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट परपेचुइटी? इट हैज अनलिमिटेड टाइम सीरीज। बात ठीक है, ये अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहती है। इट हैज नो फ्यूचर वैल्यू, ओके। यूज टू फाइंड परचेज प्राइस ऑफ ए शेयर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शेयर के ऊपर आपको अनलिमिटेड टाइम तक पैसे मिलते रहते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 2.68 की तरफ चलते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट टुडे। उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, या मैं नहीं बताया कितने हैं, लेकिन उसने आज इन्वेस्ट किए हैं। रेट है 0.7% पर मंथ। और से देखिएगा 0.7% पर मंथ है और कंपाउंडेड का वर्ड लिखा हुआ है फॉर 10 ईयर्स। टाइम जो है वो 10 ईयर्स है, ओके। फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट इफ ही रिसीव रुपीज 10 मिलियन। अगर उसने फ्यूचर में जो है वो 10 मिलियन मिले हैं तो बताएं कि उसने इनिशियली कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है जिसमें s इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी होता है। ये तो आप कर लेंगे। रेट को प्रेजेंट करने का थोड़ा सा फर्क है। देखें 0.7% पर मंथ कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है,
गौर से सुन लीजिएगा, ये रेट है 1 महीने का, हमें रेट चाहिए होता है हमेशा पर एनम। तो 0.7% को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 के साथ, विच इज 8.4%। ठीक है जी, 8.4% रेट यूज करना है। दिस रेट इज कंपाउंडेड, और कंपाउंडिंग के अंदर आपने मंथली कंपाउंडिंग लिखनी है, क्योंकि पर मंथ कंपाउंडेड है ना, इसका मतलब यह है कि कंपाउंडिंग मंथली है। तो अगर हम वो रेट निकालेंगे जो हमने फॉर्मूला में यूज करना है, तो वो हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा था कि पर एनम कंपाउंड के आगे कुछ एक्स फ्रीक्वेंसी होती है, पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, पर एनम कंपाउंड मंथली, इस तरह से रेट दिया होता है। इस दफा उसने रेट पर एनम नहीं, पर मंथ दिया है। तो पर मंथ कंपाउंडेड के लिए 8.4% और कंपाउंड मंथली को यूज करना है। तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज 10 मिलियन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 0.084, और क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली है तो डिवाइडेड बाय 12, और टी यानी कि टाइम जो है दैट इज 10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 12। जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं कितना आएगा जी। हम कहते हैं कि P जो है इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन उधर ले जाते हैं। 10 मिलियन डिवाइडेड बाय, इसके नीचे है जी फिर दोबारा एक ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0.084 डिवाइडेड बाय 12, राइट एरो ब्रैकेट। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अब कैलकुलेटर खुद ही सॉल्व किया करता है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया है, हमने P इधर ही रहने दिया है और बाकी सारा का सारा फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया है 10 से। 0.084 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 10 इंटू 12 यानी कि 22। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू 22 नहीं बल्कि जो 10 इंटू 12 120 होगा जी। तो आपका आंसर आएगा 4.329। तो दैट इज 4.329 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक और चीज गौर से देखिएगा, अब मैं आपको इसको एक और तरीके से बताने लगा हूं, अगर वो समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने यही तरीका यूज करना है जो अभी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको ये बताता होता हूं जनाब कि रेट जो है वो भी पर एनम होना चाहिए, तो टाइम भी हम हमेशा एनुअली लिखेंगे। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि रेट अगर पर एनम है तो टाइम भी हम एनुअली ही लेंगे। इसका ये मतलब है कि रेट और टाइम की जो बेसिस है, जो उसकी ईयरली, जो उसकी पीरियड वाली बेसिक्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका रेट क्वार्टरली होगा, गौर से सुन लीजिएगा, तो हम टाइम भी क्वार्टरली ही लेंगे, क्वार्टरली पीरियड्स में ले लेंगे। अगर आपका रेट मंथली होगा तो हम टाइम भी मंथली ही ले लेंगे। क्या कहते हैं, जैसा कि इस केस में रेट है मंथली कंपाउंडेड के साथ, तो क्यों ना मैं ऐसे कहूं कि मेरा जो टाइम है दैट इज एक्चुअली 120 मंथ्स, मेरा जो रेट है वो है 0.7%, मेरी जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मैंने फाइंड आउट करनी है, और मेरी जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज 10 मिलियन। तो अगर हम इसी तरीके से चलते हुए S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी वाला फार्मूला, आर एस टू पावर टी वाला फार्मूला लगाएंगे, T डिवाइडेड बाई N R इंटू N, तो हमारे पास बिल्कुल वैसी ही डिनोमिनेशन बन जाएगी। यानी कि 10 मिलियन इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, क्योंकि N 1 है तो हम यहाँ पे N लिखते ही नहीं हैं, तो रेट कितना है 0.07, ठीक है, नॉट 0.07, ये 0.7% है, यानी कि 1% से भी कम है तो 0.007 होगा जी, ठीक है। और टाइम जो है वो 120 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी एग्जैक्टली हमारा यही आंसर आएगा जो इससे पहले आया है। तो कहने का ये मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारा जो रूल होता है वो ये होता है कि रेट पर एनम होना चाहिए और टाइम भी ईयर्स में ही होना चाहिए। यहाँ पे रेट पर एनम नहीं दिया हुआ था तो हमने उसको पर एनम में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि रेट को पर एनम में कन्वर्ट कर लिया तो भी वही आंसर आया। और अगर हम टाइम को पर एनम से कन्वर्ट करके मंथली पे ले जाएं, क्योंकि रेट मंथली है, और दोनों चीजें मंथली मंथली करके भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा।
ये क्वेश्चन देखते हैं जी, टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट द रेट शुड बी एडजस्टेड। प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करनी है तो रेट जो है वो डाउनवर्ड जाना चाहिए। बहुत दफा ये सवाल रिपीट हुआ और डिफरेंट तरीकों से बच्चों ने ये सवाल बताने की कोशिश किया, कभी एमसीक्यूज की तरह से, कभी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से। ये क्वेश्चन देखते हैं, यू आर गिवन सम ऑफ एन्युटी ड्यू, सम ऑफ एन्युटी ड्यू जो है डेट इज 200,000। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट करना है इफ रेट इज 12% एंड कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इज 4। बड़ा मजे का सवाल है। हमें पता है कि सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी और सम ऑफ एन्युटी ड्यू में एक रिलेशनशिप होता है। सम ऑफ एन्युटी ड्यू के फार्मूले में सिर्फ एक फैक्टर एडिशनल होता है, जिसकी बाद वो सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी की तरह से सम ऑफ एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी इनटू 1 प्लस आर, तो वो सम ऑफ एन्युटी ड्यू के इक्वल हो जाता है। अगर एन्युटी ऑर्डिनरी का फार्मूला हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आर से, तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला बन जाता है। सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.12 डिवाइडेड बाय n। जहां पे भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा दफा होगी, रेट को n से डिवाइड करेंगे, टाइम को n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट को n से डिवाइड कर दिया, टाइम इधर है ही नहीं, कोई बात नहीं। सम ऑफ एन्युटी ड्यू जो है वो है जी 200,000। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी इज इक्वल टू 200,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.03। तो ये हमारे पास जनाब आंसर आएगा 200,000 डिवाइडेड बाय 1.03। द आंसर इज 153846। गलत हो गया, 1.03 नहीं 0.03 है जी। तो ये 194174 होना चाहिए। ठीक है जी, इतना ज्यादा तो नहीं, 194174 इज द आंसर। ठीक है। तो बहरहाल अमाउंट्स पंच इन करते वक्त आपको थोड़ा सा मजीद ध्यान से देखना होगा। मैं क्योंकि स्क्रीन के ऊपर टच कर रहा हूं, तो कभी कभार टच करने के दौरान कोई फिगर मिस हो जाती है। तो सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी इज 194174। तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू के जो है ना वो इक्वल हो जाएगी। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस देखें, अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू।